So, hi everyone, this is Muskan, your mentor of physical science. So, I welcome to you all on the PWIT Jam and CSI Net YouTube channel. तो जैसे कि आप सब जानते हैं आपके लेक्चर 6 कवर हो चुके हैं उद्गम सीरीज के, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7 से, जिसमें हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का जो CSI नेट के अकॉर्डिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए उसी कैटेगरी में स्टार्ट करते हैं आज हम हमारे लेक्चर को। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफीन का स्ट्रक्चर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस स्ट्रक्चर के थ्रू हम सारे जितने भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन है उसको कवर अप करेंगे। साथ साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रेसिप्रोकल लैटिस एज वेल एज जो भी इससे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम ग्राफीन का स्ट्रक्चर। तो इसके लिए पहले हमें समझना होगा कि ग्राफीन का लैटिस स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अंदर हम जो लैटिस वेक्टर निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो जो ग्राफीन होता है इसको हम हनीकॉम्ब लैटिस पे बोलते हैं, हनीकॉम्ब लैटिस। ग्राफीन है क्या? बेसिकली जो हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है उसकी जो सिंगल लेयर होती है उसे हम बोलते हैं ग्राफीन। तो ये एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलो अब इसका हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ठीक है, अब सभी कॉर्नर्स पे इस पे एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहले टास्क ये होता है, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो ये लैटिस है ग्राफीन लैटिस, इज इट ब्रेविस लैटिस और नॉट। ठीक है, तो ब्रेविस लैटिस का मतलब क्या होता है कि हर एटम की जो सराउंडिंग है वो सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा काम यही रहेगा, हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हर एटम की सराउंडिंग सेम है या नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैंने ये वाला एटम चेक किया, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि इसकी सराउंडिंग कैसी है। ठीक है, तो अगर मैं इस एटम की बात करूं तो इसमें राइट साइड में कुछ डिस्टेंस के बाद एक एटम रखा है, और ये डिस्टेंस कितना है? बेसिकली दिस इज ए। हेक्सागन की हर साइड की जो लेंथ है दैट इज ए। तो इसका मतलब ये कितने डिस्टेंस पे रखा है? ए डिस्टेंस पे इस पे एक एटम रखा है। अगर मैं इस एटम की बात करूं तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में कुछ एंगल पे ए डिस्टेंस पे एटम रखा है। सिमिलरली अगर मैं नीचे के साइड में देखूं तो ए डिस्टेंस पे फिर से एक और एटम रखा है। तो इसकी सराउंडिंग कुछ ऐसी है। अब हम किसी और एटम की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं बात करूं इस एटम की, ठीक है। तो अगर मैं इस एटम की बात करूं तो इसमें मुझे ए डिस्टेंस पे कोई भी एटम यहां नहीं दिख रहा, बल्कि यहां मुझे एटम दिखेगा इस पे, और ये जो डिस्टेंस होता है हेक्सागन में दिस इज 2a। ठीक है, पहली डिसिमिलैरिटी तो यही होगी। अब सेकंड, अब हमने क्या देखा था, इसमें थोड़े से एंगल पे लेफ्ट साइड में ए डिस्टेंस पे एक एटम रखा था, इसमें तो कुछ भी नहीं रखा, यहाँ कोई भी एटम नहीं है, नहीं है ना, यहाँ कोई भी एटम नहीं है, ना ही नीचे कोई एटम है। लेकिन इसमें कहाँ है? राइट साइड में है। तो इसकी जो सराउंडिंग है वो कुछ और है, और इस एटम की जो सराउंडिंग है वो कुछ और है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर बेसिस पे एक सिंगल एटम प्रेजेंट होता है तो जो ग्राफीन का स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? ब्रेविस स्ट्रक्चर नहीं होता। तो अब हमें क्या करना होगा? इसको ब्रेविस लैटिस बनाना पड़ेगा। तो इसमें हमें ये देखने को जरूर मिल रहा है, देखो इस एटम की सराउंडिंग और इस एटम की सराउंडिंग सेम है, इस एटम की सराउंडिंग और इस एटम की सराउंडिंग सेम है। मतलब इसमें बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट है। तो अगर मैं उन 2 एटम को मिला के अगर मैं एक बेसिस बनाती हूँ तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा? ब्रेविस स्ट्रक्चर होगा। मतलब या मैं बात करूँ जो हमारी लैटिस होगी वो कैसी होगी? ब्रेविस लैटिस होगी। तो अब हम क्या करेंगे? एक बेसिस में 2 एटम को कंसिडर करेंगे। ये कौन से होंगे 2 एटम? एक तो इस टाइप का होगा और एक इस टाइप का होगा। ठीक है, तो अब हम दोबारा जो लैटिस बनाएंगे उसमें 2 डिफरेंट एटम को एक
एक कंसिडर करेंगे, मतलब दो डिफरेंट एटम प्रेजेंट होंगे एक सिंगल बेसिस में। क्लियर? चलो अब हम दोबारा बनाते हैं हमारे पूरे लैटिस को। ठीक है, ये भी हो गया, बस इतना सफिशियंट होगा, इससे हमारा बन जाएगा। ठीक है, हाँ, दिस इज सफिशियंट। अब इसमें हम क्या करते हैं, एटम्स को पुट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जो दो डिफरेंट टाइप के एटम्स इसमें प्रेजेंट थे उनको एक बनाना है। ठीक है, तो एक ये वाला टाइप प्रेजेंट है, एक ये वाला टाइप प्रेजेंट है। अब इसको मैंने एक बना दिया, और अब पूरे लैटिस में हमारे जो बेसिस होंगे वो इसी ओरिएंटेशन के होने चाहिए। ऐसा नहीं एक इधर ऐसा बना दिया दूसरा ऐसा बना दिया, नो, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं सराउंडिंग सेम होनी चाहिए, तो वहां डिस्टेंस एज वेल एज ओरिएंटेशन दोनों चीज मैटर करती है। ओके, तो अब हम जो भी लेंगे सभी बेसिस इसी एंगल पे लेंगे। ठीक है, तो अब जैसे नेक्स्ट मैंने बनाया ये वाला, ठीक है, फिर ये बना रही हूँ। ठीक है, इधर से जैसे कि ये बन गया, अब इधर से ये वाला बन गया, फिर इधर ये बन गया, है ना, इधर ये बन रहा है। और अगर हम बात करें, यहाँ ये एक न्यू बेसिस बन गया, एंड अगेन दिस वन। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे तो ये फिर इधर बन जाएगा, तो कुछ इस टाइप का बन गया है। अब हम क्या करेंगे, जो नए बेसिस हमने बनाए हैं इसमें हम या तो कनेक्ट करेंगे इसकी हेल्प से, मतलब बेसिकली हम जो नए बेसिस है इसकी हेल्प से अब अपना ब्रेविस लैटिस बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, या तो हम कनेक्ट करेंगे हर बेसिस के ऊपर वाले एटम को, या हम कनेक्ट करेंगे हर बेसिस के नीचे वाले एटम को। तो फॉर एग्जांपल मैंने कनेक्ट किया है हर बेसिस के नीचे वाले एटम्स को। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इस बेसिस के इस वाले एटम को इससे कनेक्ट किया। ठीक है, ओके, फिर हमने क्या किया, इसको इधर इससे कनेक्ट किया। अब यहाँ पे कोई एक और बेसिस आएगा ताकि हम अपना प्रॉपर यूनिट सेल बना पाए। ठीक है, जैसे कि कुछ ऐसे, यहाँ एक एटम होगा, फिर यहाँ एक एटम होगा, और फिर यहाँ, और ये मेरा पूरा हेक्सागन बन गया। ये मेरा पूरा हेक्सागन बन गया। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इस वाले एटम को, ये इसका लोअर पार्ट से कनेक्ट था तो इसको फर्दर इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है भाई, अब हमारे पास एक ये भी बन गया बेसिस, है ना। तो अब हमने क्या किया कि इसको इससे कनेक्ट कर दिया। हम बेसिकली करेंगे क्या, हर लोअर एटम को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इधर इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गए आपस में कनेक्ट। अब आप लोगों को एक बड़ा हेक्सागन दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। ठीक है, सभी लोगों को बड़ा हेक्सागन दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। अब वो हेक्सागन जो है वो हमारी यूनिट सेल बन जाएगी बड़े वाली ब्रेविस लैटिस की, जिसमें एक बेसिस पे दो एटम प्रेजेंट थे। बड़ा हेक्सागन दिख रहा है ना, ये वाला हेक्सागन देखो, दिस वन, ये एक बड़ा हेक्सागन है जिसमें 6 साइड्स हैं। अब ये जो होगी ये हमारी यूनिट सेल बन जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि एक हेक्सागन में कितने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें तो एक हेक्सागन में कितने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स प्रेजेंट होते हैं। एक हेक्सागन में बेसिकली 3 पैरेललोग्राम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, ये 3 पैरेललोग्राम। तो ये हमारे यहाँ भी प्रेजेंट होंगे, देखो ढूंढते हैं।
तो ये वाला इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा, और फिर फर्दर ये इससे कनेक्टेड होगा। क्या बन गया हमारा? बिल्कुल बन गया। तो देखो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अब जो हमारा हेक्सागन लैटिस होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? जब हम 2 डायमेंशन में ब्रेविस लैटिस पढ़ते हैं 5, वहां पे एक हेक्सागोनल लैटिस भी होता है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि A इक्वल टू B एंड गामा इज 120 डिग्री। A इक्वल टू B मतलब साइड्स जो होंगे इसमें सारी इक्वल होनी चाहिए, एज वेल एज दो साइड्स के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री होना चाहिए। तो हम यहाँ भी वही चीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा होगा तो ये जो हमारा बड़ा वाला हेक्सागन है वो बिहेव करेगा एज अ यूनिट सेल, और अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो फिर हमें कुछ और चेंजेस इसमें करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब पहले हमारा टास्क यही रहेगा कि हम ये चेक करते हैं कि यहाँ हर साइड इक्वल है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलो पहले इसी को देखते हैं हम। अब देखो ये वाली साइड क्या है? ए है, ये साइड ए है, और हेक्सागन में एक एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। तो दिस एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, ये 120 डिग्री है, ये ए है, ये ए है, तो ये रिजल्टेंट से हम निकाल सकते हैं कितना आएगा? √3a। ठीक है, दिस विल बी √3a। चलो भाई एक साइड तो हमें मिली √3a, चलो दूसरी देख लेते कोई और। अब अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए, ये भी एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। तो अगर मैं ये वाली साइड निकालूं तो ये भी कितनी आ रही है? √3a। मतलब यहाँ पे साइड्स तो सारी इक्वल हैं। सिमिलरली अगर तुम ये निकालोगे तो ये भी आएगी √3a, यहां से अगर ये निकालेंगे तो ये भी आएगी √3a। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो दो साइड्स के बीच में एंगल है, देखना बड़े ध्यान से देखना इस चीज को, ये वाला जो एंगल है, जो दो पिंक साइड्स के बीच में जो मैंने रेड से एंगल बनाया है, दिस एंगल मस्ट बी 120 डिग्री। तो अब हमारा काम यही होगा कि इसको चेक करते हैं कि ये 120 डिग्री है या नहीं है। देखो ये 120 डिग्री है, ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। ये एंगल कितना होगा भाई? 30 डिग्री। ठीक है, ओके। अगेन दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो ये कितना बच गया? दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि टोटल एंगल ये कितना है? 120 डिग्री। ये जो टोटल एंगल है दिस इज 120 डिग्री। चलो एंगल भी हमें दोनों के बीच में कितना मिल गया? 120 डिग्री। दिस इज 120 डिग्री। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई हो गई है। तो इसका मतलब इसमें जो बिग हेक्सागन है दिस इज द यूनिट सेल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसके बारे में। तो ये जो छोटा सा ये जो है ये बना हुआ है ना एक पैरेललोग्राम, ये वाला पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम बना हुआ है दिस। ठीक है, ये क्या है? हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल है ना। अब प्रिमिटिव देखो जो हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल दिस इज 1/3 ऑफ हेक्सागन होता है। ठीक है, दिस इज 1/3 ऑफ हेक्सागन। और प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है? जो उसका सबसे छोटा पार्ट होता है। तो हेक्सागन का सबसे छोटा पार्ट यही है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्या होता है बेसिकली? देखो ये जैसे मेरा हेक्सागन है ना, और इसके अंदर कितने पैरेललोग्राम्स होते हैं? 3 पैरेललोग्राम होते हैं। जैसे फर्स्ट पैरेललोग्राम इज दिस वन इज अवर फर्स्ट पैरेललोग्राम, and this is our second parallelogram, and this one is our third parallelogram। तो ये एक पैरेललोग्राम जो है इसे हम बोलते हैं हेक्सागोनल। इसमें क्या होता है? इसमें 2 एंगल्स 60 डिग्री होते हैं और 2 एंगल्स इसमें 120 डिग्री के होते हैं। क्यों होता है भाई ऐसा मैम? हेक्सागन में तो सारे 120 हो रहे थे, इसमें 60 कैसे हो गए? देखो ये एंगल हेक्सागन का इसमें क्या आ रहा है? पूरा आ रहा है, लेकिन ये वाला एंगल इस पैरेललोग्राम में क्या होता है? पूरा नहीं आता, आधा आता है। तो आधा एंगल इज 60 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल पूरा आता है तो ये 120 डिग्री, ये आधा आ रहा है तो ये 60 डिग्री। तो इसमें 2 एंगल 60 डिग्री होते हैं और 2 एंगल
120 डिग्री होते हैं। और यहाँ भी यही हो रहा है, जो हमारा स्मॉल हेक्सागोनल बन रहा है उसमें भी सेम यही चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखो ये वाला जो एंगल है ये कंप्लीट 120 डिग्री है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस एंगल इज ऑल्सो 120 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 120 डिग्री। लेकिन ये वाला एंगल देखो, ये हमने मेजर किया ना, दिस इज 30, दिस इज 30, तो टोटल कितना हो गया 60। सिमिलरली अगर तुम इस एंगल को मेजर करोगे तो ये भी आएगा 60। ओके ठीक है, तो ये हुई हमारी यहां तक की बात। अब हम निकालते हैं हमारे बाकी जो पैरामीटर्स हमें निकालने होते हैं। तो हमारा जो प्रिमिटिव यूनिट सेल बन रहा है ना वो कुछ इस टाइप का बन रहा है भाई। This angle is 120 degree, this angle is 60 degree, and this angle is 120 degree. This is root 3a, root 3a, root 3a and root 3a. ये है मेरी primitive unit cell. PU says primitive unit cell. अब अगर हमें कोई बोले कि भाई एरिया ऑफ primitive unit cell बता दो, तो एरिया हम निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। एरिया हम कैसे निकालते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल का? बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी साइन थीटा, उसका मैग्नीट्यूड। तो ए कितना है यहाँ पे? √3a है। बी कितना है भाई यहाँ पे? √3a है। साइन थीटा कितना है? 120 डिग्री है। तो कितना हो गया ये? 3a स्क्वायर √3/2। इसका मतलब 3√3a स्क्वायर बाय में 2। अब अगर मुझे बिग हेक्सागन का एरिया निकालना हो, या मैं ये बोलूं एरिया ऑफ कन्वेंशनल यूनिट सेल, या हम ये बोले बिग हेक्सागन, तो वो क्या है इसका? 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ PUC, तो वो क्या बन जाएगा? 3 मतलब 9√3a स्क्वायर बाय में 2, ये बन गया। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेते हैं? इफ जो नंबर ऑफ एटम्स है, या हम पहले बात कर लेते हैं, हाँ चलो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, और जो हमारी कन्वेंशनल यूनिट सेल है उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का है वो ये है, जिस पे आप लोगों को बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, मैं थोड़ा जूम भी इसी वजह से कर रही हूँ। ये जो साइड बन रही है यहाँ, ये एंगल 120 डिग्री होता है और दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो ये जो एंगल का इसमें जो रोल है ये समझ आना चाहिए, क्योंकि जब आप लोगों को प्रिमिटिव वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे तब इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप लोगों को एंगल्स की नॉलेज बहुत अच्छे से होगी। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे आपको एक एक एंगल बहुत क्लियरली डिफाइन किया है कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का यहाँ बन रहा है। ओके ठीक है, तो हाँ हमने एरिया निकाल लिया। अब हमारा काम है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का निकालना। हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? एन इफेक्टिव निकालना। एन इफेक्टिव हम सबसे पहले निकालेंगे। एन इफेक्टिव का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है हमारी? एक हेक्सागोनल है, या हम उसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो एक पैरेललोग्राम है। एक एटम यहाँ प्रेजेंट है, उसमें एक एटम यहाँ प्रेजेंट है, एक एटम यहाँ प्रेजेंट है, एक एटम यहाँ प्रेजेंट है। देखो ऐसा ही है ना, ये मेरी एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है, एक यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है। इसके अलावा एक एटम इसके बीच में भी आ रहा है, तो एक एटम यहाँ भी प्रेजेंट है। तो हम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं? एक तो तरीका ये होता है कि भाई कॉर्नर पे 4 एटम प्रेजेंट है, तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन आएगा 1/4 मल्टीप्लाई में 4, और एक सेंटर में आ रहा है तो +1। और दूसरा होता है एंगल मेथड से निकालना। यहाँ तुम 2 तरीकों से निकाल सकते हो इसको। एक तो है कि 1/4 मल्टीप्लाई में 4, ये 1/4 कहाँ से आया? फ्रॉम कॉर्नर। कि कॉर्नर पे 4 एटम प्रेजेंट है, तो एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है?
1/4 आएगा, ठीक है। और 4 ही प्रेजेंट है तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और एक एटम कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर में प्रेजेंट है। तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ एटम्स? 2 हो गए। दूसरा जो मेथड होता है दैट इज नॉन एज एंगल मेथड और एंगल मेथड। अब एंगल मेथड में क्या होता है, हमें ये देखना पड़ता है कि ये वाला एटम इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितना एंगल बना रहे हैं। तो जैसे इसकी अगर मैं बात करूं तो दिस इज 120 डिग्री, है ना, एंड दिस इज 60 डिग्री, और दिस इज 120 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। ओके, तो अब ये वाला पर्टिकुलर एटम कितना एंगल बना रहा है? 120, और टोटल कितना बना सकता है? 360। तो क्या होगा? 120 अपॉन में 360 प्लस 60 अपॉन में 360 प्लस 120 अपॉन में 360 प्लस 60 अपॉन में 360। अब अगर मैं इस एटम की बात करूं जो सेंटर में प्रेजेंट है, तो उसने इस यूनिट सेल में कितना एंगल बनाया हुआ है? कंप्लीट 360, मतलब वो पूरा का पूरा इसी के अंदर है। 360 बाय में 360, तो ये कितना हो गया? 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1, तो ये वैल्यू आ गई 2। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए इसमें भी? 2। ठीक है, तो ये हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाले किसमें? प्रिमिटिव यूनिट सेल में। अब हमें अगेन पता है जो बड़ा हेक्सागन है वो इसका क्या है? 3 टाइम्स है। बड़ा वाला हेक्सागन बोलो या उसे हम बोल सकते हैं कन्वेंशनल यूनिट सेल, या हम बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है इसका? 3 टाइम्स है ना। तो 3 टाइम्स है, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे? 6। क्लियर? ये चीज समझ आ गई कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में 2 नंबर ऑफ एटम्स है, और जो हमारी बड़ी वाली यूनिट सेल है उसमें हमारे 6 नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि इसमें जो एरिया हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अब हम निकालेंगे फर्स्ट नियरेस्ट नेबर और सेकंड नियरेस्ट नेबर। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, देखो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर का मतलब होता है कि कोई भी एटम जिसको आप रेफरेंस लो उससे सबसे कम डिस्टेंस पे जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं उसका फर्स्ट नियरेस्ट नेबर। और सेकंड में आता है जो उससे थोड़े से ज्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता है, और जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होता है उसको हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअली तो उतने ही एटम से कोऑर्डिनेट कर पाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हमारे स्ट्रक्चर पे चलते हैं अब वापस से। देखो ये था, किसी भी एटम को आप रेफरेंस एटम बना सकते हो। तो हमने फॉर एग्जांपल बनाया अपना जो रेफरेंस एटम है इसको, यहां मैं R लिख रही हूं, ठीक है। अब इससे देखो A डिस्टेंस पे ये वाला एटम बैठा है, A ही डिस्टेंस पे ये वाला एटम बैठा है, और A ही डिस्टेंस पे ये वाला एटम बैठा है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि मैम ये वाला एटम क्यों नहीं लिया? ये इसका डिस्टेंस देखो, इसके साथ इसका डिस्टेंस कितना है? √3a है। और अगर मैं इधर फिर से इसकी बात करूं तो ये भी कितने डिस्टेंस पे? इससे √3a डिस्टेंस पे। लेकिन इसकी बात करूं तो ये कितने डिस्टेंस पे है? a डिस्टेंस पे है। तो बेसिकली सबसे कम डिस्टेंस कितना है इसमें? a ही है। तो a डिस्टेंस पे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं? 3, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें अगर हम फर्स्ट नियरेस्ट नेबर की बात करें तो कितने हैं इसमें? 3 एट डिस्टेंस A। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है जो आप लोगों को हेल्प करेगी समझने में। जब भी 2 डिफरेंट टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल बेसिस में, तो हमेशा फॉर एग्जांपल जैसे x1 और x2 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट है, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने रेफरेंस x1 को बनाया तो जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा वो हमेशा उसका x2 ही होगा, ठीक है। अगर आपने रेफरेंस x2 को बनाया है तो उसका जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है वो हमेशा x1 ही होगा। क्लियर? तो जैसे हमने अब यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे नेमिंग की थी ना कि इसको हम A मानेंगे, इसको हम B मानेंगे, नहीं की थी। चलो जैसे देखो, एक हमारा ये टाइप था, एक हमारा ये टाइप था, 2 टाइप के प्रेजेंट थे। तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने A मान लिया और इसको मैंने B मान लिया। तो जो मैंने रेफरेंस एटम लिया है वो कौन सा है? B। तो इसके सराउंडिंग में जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होंगे वो कौन आ सकता है? A आ सकता है।
ए ही आ रहा है, इसका ऊपर वाला एटम है, इसका भी ऊपर वाला एटम है, इसका भी ऊपर वाला एटम है, तो बी के सराउंडिंग में हमें कौन मिला, ए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, सेकंड नियरेस्ट नेबर को निकालना। तो जो नेक्स्ट टारगेट में अगर हम बी के सराउंडिंग में देखेंगे तो अब किसको ढूंढेंगे, बी को ढूंढेंगे। ठीक है, अब बी हमें एटम देखना है, तो बी एटम मतलब नीचे वाले एटम, और उनका डिस्टेंस कितना है, √3a, और ए से थोड़े से ज्यादा डिस्टेंस पे भी बेसिकली √3a डिस्टेंस पे ही एटम इसके अंदर प्रेजेंट है। तो एक चीज को देखने के दो तरीके होते हैं, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि हमेशा जब भी दो डिफरेंट टाइप के एटम्स किसी भी लैटिस में प्रेजेंट होंगे तो जिसको भी आप रेफरेंस एटम बनाओगे फर्स्ट नियरेस्ट नेबर में उससे डिफरेंट एटम मिलेगा। ठीक है, और सेकंड में हमेशा सेम टाइप का एटम मिलेगा। ओके, और या फिर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर मतलब जो सबसे कम डिस्टेंस पे एटम्स प्रेजेंट है, और सेकंड नियरेस्ट नेबर जो उससे थोड़े से ज्यादा डिस्टेंस पे एटम प्रेजेंट है। क्लियर? तो यहाँ पे अब अगर मैं सेकंड नियरेस्ट नेबर काउंट करूं इस रेफरेंस एटम के, तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये भी √3a बाय डिस्टेंस पे भाई, तीसरा ये भी, और अगर मैं इसका इसके साथ डिस्टेंस निकालूंगी तो वो भी √3a बाय है, 4, दिस इज ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो। तो 6 एटम्स बेसिकली प्रेजेंट है √3a बाय डिस्टेंस पे। तो सेकंड नियरेस्ट नेबर की अगर हम बात करें तो वो कितने हैं, 6 एट डिस्टेंस √3a। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका लास्ट निकाल लेते हैं, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, बेसिकली एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ये बताता है कि जब भी किसी भी टाइप का हम अरेंजमेंट करते हैं तो उसमें कितना मैक्सिमम स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड है और कितना स्पेस जो है वो अनऑक्यूपाइड है। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन से हमें पता चलेगा कितना ऑक्यूपाइड है। अगर हमें ऑक्यूपाइड पता है तो हम अनऑक्यूपाइड भी निकाल सकते हैं, है ना। तो चलो, निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी हमारे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, अब हम बात करेंगे या तो 2D में या फिर बात करेंगे हम 3D में। तो अगर हम बात कर रहे हैं 2D में तो लेंगे हम एरिया ऑफ लार्जेस्ट एटम, ठीक है, अपॉन में एरिया ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब हमें देखना है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल में कितने प्रेजेंट थे, 6। एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या था, 9√3a² बाय में 2। ओके, अब हमारा लास्ट जो टास्क बचा है वो है एरिया ऑफ लार्जेस्ट एटम। लार्जेस्ट एटम का एरिया हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर। तो देखो, जो हमारा फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है वो किस डिस्टेंस पे रखा है, ए डिस्टेंस पे। कहने का मतलब जो हमारे जैसे एक एटम यहाँ है और एक दूसरा एटम यहाँ, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ए है। ठीक है, ये है। अब हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ये एक दूसरे टाइप का एटम है जिसका रेडियस r है, ये एक दूसरे टाइप का एटम है जिसका रेडियस भी r है, क्योंकि अब ग्राफीन की शीट है मतलब सारे के सारे एटम कौन से हैं, कार्बन के। अगर जैसे NaCl का होता है तो उसमें क्या होता है, एक एटम सोडियम का होता है, एक एटम क्लोरीन का होता है, तो ये दोनों रेडियस सेम नहीं होते, लेकिन यहाँ पे दोनों ही एटम कार्बन के हैं तो क्या होंगे, दोनों का रेडियस सेम होगा। तो 2r will be equal to a, तो r is equal to a by में 2। तो this is the radius of largest atom। अगर हमें रेडियस पता है तो हम एरिया निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ लार्जेस्ट एटम, ठीक है। तो अब अगर हम एरिया भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ लार्जेस्ट एटम क्या हो जाएगा, πr² मतलब πa² बाय में 4। इन सभी वैल्यूज को अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और देखते हैं हमारा APF कितना आ रहा है। πa² बाय में 4 मल्टीप्लाई में 9√3a²
अपॉन में 2। ये ए स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 से 4 कैंसिल। ये बेसिकली आ रहा है पाई बाय 3√3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो ये होगा हमारा फिर APF। ठीक है, चलो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। 3.14 डिवाइडेड बाय 3 एंड अगेन डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 3 एंड अगेन डिवाइडेड बाय √3। तो ये जो वैल्यू आ रही है लगभग आ रही है 0.604। इसका मतलब जो इसमें स्पेस ऑक्यूपाइड है वो कितना है, 60.14% स्पेस ऑक्यूपाइड है और बाकी का स्पेस कैसा होगा, अनऑक्यूपाइड होगा। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, बेसिकली लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर। तो ये जो रिजल्ट है दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो हमारी एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन आई है ना पाई बाय √3, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसको आपसे अनऑक्यूपाइड की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है जिसे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ओके, चलो अगर अनऑक्यूपाइड आपको निकालना है तो देखो बस अनऑक्यूपाइड निकालने के लिए क्या करना होगा, 1 माइनस पाई बाय 3√3। तो वो क्या आ जाएगा, 3√3 माइनस पाई अपॉन में 3√3। देन दिस इज द अनऑक्यूपाइड स्पेस। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफीन लैटिस। यहाँ से हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं, हमने ये सीखी है कि इनके बीच में कैसे कैसे एंगल होते हैं, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर सेकंड नियरेस्ट नेबर कैसे निकालते हैं और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें सीखी हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर मेनली मैंने इस वजह से डिस्कस किया है क्योंकि जैसे सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC ये वो स्ट्रक्चर होते हैं जो आप लोग ग्रेजुएशन से पढ़ते हो। ठीक है, मतलब जैम में भी आप लोगों ने पढ़ा होता है। जो डिफरेंट है और जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है स्ट्रक्चर ग्राफीन का। इससे ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं और ये उन सभी स्ट्रक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट भी है। तो इस वजह से मैंने इसी टॉपिक को कवर किया है। अब तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा कि ग्राफीन का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा कैसा है, उसमें हम सारी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ओके, चल अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हम निकालते कैसे हैं और क्या है, देखो जो रेसिप्रोकल लैटिस वाला जो कंसेप्ट है ना, दिस इज अ थियोरेटिकल कंसेप्ट। लेटर ऑन जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने इसको कनेक्ट किया था विद द के स्पेस। ठीक है, के स्पेस से कनेक्ट करने का इसका एक बहुत सिंपल रीजन है, रेसिप्रोकल लैटिस। और फिर जो हमारी बैंड थ्योरी आती है या हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं इफेक्टिव मास या अदर जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो सारी की सारी के स्पेस में होती है। तो वहां इस रेसिप्रोकल लैटिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो जैसे कि बात करें अगर हम रेसिप्रोकल लैटिस, ये पहले स्टार्टिंग में जो आई थी वो मैथ से आई थी। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है रेसिप्रोकल लैटिस। तो इसका जो डायमेंशन होता है ना वो होता है L इनवर्स। और अगर मैं के स्पेस की बात करूं तो जो हमारा वेव वेक्टर होता है वो क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा, है ना। और लैम्डा का डायमेंशन क्या है, L इनवर्स। दोनों चीज मैच कर रही है ना, तो इसीलिए रेसिप्रोकल लैटिस को हम कनेक्ट करते हैं किसके साथ, के स्पेस के साथ। तो जब भी हम डील करते हैं के स्पेस में तो हम क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। जब भी हम सॉलिड में के स्पेस की बात करते हैं तो जो हम लैटिस लेते हैं वो होता है हमारा रेसिप्रोकल लैटिस। क्योंकि जो डायरेक्ट लैटिस की अगर हम बात करें, डायरेक्ट लैटिस में हम बात कर रहे होते हैं लेंथ की। ठीक है, जैसे अभी तक हमने देखा हम सब जगह क्या निकाल रहे थे, लेंथ निकाल रहे थे कि इस क्रिस्टल एक्सिस की इतनी लेंथ होगी, है ना। वहां अगर मैं उसके डायमेंशन की बात करूं तो उसका डायमेंशन होता है L, लेकिन मतलब केवल लेंथ। लेकिन अगर मैं बात करूं रेसिप्रोकल लैटिस तो वहां उसका डायमेंशन क्या हो जाता है, L इनवर्स। अब ये बहुत सारी इसकी पीछे की थ्योरी है, उसके पीछे हमें नहीं जाना है, हम चलते हैं टू द पॉइंट। अगर मैं बात करूं कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कैसे निकाले जाते हैं तो हमें वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसी पे हम फोकस करेंगे।
तो जो रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर है वो हम कैसे निकालते हैं? इफ ए, बी एंड सी आर द लेटिस वेक्टर ऑफ डायरेक्ट लेटिस, जो अभी तक हम लेटिस पढ़ते हैं, क्रिस्टल लेटिस जो हम पढ़ते हैं उसे हमने बोला डायरेक्ट लेटिस, देन A star, B star and C star are the lattice vector of रेसिप्रोकल लेटिस। तो वहां अब हमारे ए स्टार क्या है भाई? ए स्टार इज 2 पाई बी क्रॉस सी ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, जो बी स्टार है वो क्या है? बी स्टार इज 2 पाई सी क्रॉस ए बी डॉट सी क्रॉस ए। सी स्टार क्या है भाई? सी स्टार इज 2 पाई ए क्रॉस बी सी डॉट ए क्रॉस। ठीक है, तो जो बेसिकली अगर हम बात करें, देखो नीचे तो क्या आ रहा है? वॉल्यूम आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसकी मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इन शॉर्ट जो रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जो भी हमारे क्रिस्टल प्लेन्स होते हैं, जो भी हमारे क्रिस्टल प्लेन्स होते हैं, जैसे बी क्रॉस सी, यहाँ हम जो प्लेन की बात करें, जो भी हमारा प्लेन वाईजेड प्लेन में होगा, जो भी हमारा क्रिस्टल प्लेन वाईजेड प्लेन में होगा उससे नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर बी की बात करूं तो वो हमें नॉर्मल दिखाता है किसमें? एक्स जेड प्लेन में। और जो सी वेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई प्लेन के नॉर्मल को। तो जो रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नॉर्मल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर। इसको हम दूसरे फॉर्म में इधर से इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब हम ए वेक्टर का ए स्टार वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें मिलेगा 2 पाई, क्योंकि देखो ए डॉट हो जाएगा बी क्रॉस सी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे कौन? 2 पाई। लेकिन उधर ही मैं अगर ए डॉट ए को मैं सॉरी ए जो हमारा ए स्टार वेक्टर है इसको बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ऊपर क्या आएगा? बी डॉट बी क्रॉस सी, और बी डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है? 0। सिमिलरली सी डॉट सी क्रॉस बी क्रॉस सी भी क्या होगा? 0। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, ए आई डॉट ए जे स्टार will be equal to 2 pi delta ij। डेल्टा इज ओवर, देखो यहाँ ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन है ये क्या होता है कि डेल्टा आई जे इक्वल टू 1 फॉर आई इक्वल टू जे, और यहाँ जो डेल्टा आई जे होता है इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, ए आई ए जी, ए आई स्टैंड्स फॉर आई की वैल्यू अगर 1 2 3 ले रहे हो इस फॉर्म में देख लो, या फिर A1 इज ओवर ए, A2 इज ओवर बी, A3 इज ओवर सी। ओके, इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये हुई कुछ बातें। अब अगर हम बात करें, जैसे अब हमने ये पता है डायरेक्ट लेटिस में हम ट्रांसलेशन वेक्टर पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन वेक्टर को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? T इक्वल टू एन ए वेक्टर प्लस एन n1 n2 b वेक्टर प्लस n3 c वेक्टर। ये जो हमारा ट्रांसलेशन वेक्टर होता है ये होता है हमारा डायरेक्ट लेटिस में। सेम हम ट्रांसलेशन वेक्टर जो है रेसिप्रोकल लेटिस में भी निकाल सकते हैं। तो वो क्या होता है? ट्रांसलेशन वेक्टर इन रेसिप्रोकल लेटिस, तो ये होता है, इसको हम डिनोट करते हैं G से, एंड दिस इज इक्वल टू H A स्टार प्लस K B स्टार एंड L C स्टार। ठीक है, ओके, कुछ हुई ये बातें। अब इसके अलावा जैसे हम जब बात करते हैं मिलर इंडिसेस की, जब हम बात करते हैं क्रिस्टल प्लेन्स की, तो वहां हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग का। तो वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होती है? बेसिकली जो पैरेलल प्लेन्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम मेजर करते हैं। तो हमारी जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ये
क्या है बेसिकली, अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हम कैसे निकालते हैं, d इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। ये जो निकाला जाता है ना वो डायरेक्शन कोसाइन से निकाला जाता है। ये जो स्पेसिफिकली मैंने लिखा है डी एच के एल, दिस इज फॉर क्यूबिक लैटिस, या मैं ये बोलूं दिस इज फॉर ऑर्थोगोनल लैटिस। ठीक है, इसमें जो हमें एक थोड़ा और पढ़ना रहता है वो होता है हमारा हेक्सागोनल का। बाकी के हम नहीं पढ़ते क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हेक्सागोनल का, हम पढ़ते हैं ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, तो वो हमारे आउट ऑफ बॉक्स जाता है। ठीक है, तो उसे हमें नहीं पढ़ना। इसके अलावा जो हम एक और पढ़ते हैं वो है हमारा हेक्सागोनल लैटिस। तो DHKL फॉर हेक्सागोनल लैटिस, तो वो क्या होगा 4/3 एच स्क्वायर प्लस एच के प्लस के स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर होल की पावर 1/2, एंड दिस इज फॉर हेक्सागोनल लैटिस। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन, मतलब या फिर हम ये बोले डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स। ओके, ठीक है, ये जो बेसिकली मेजर किया जाता है ना, दिस इज मेजर फ्रॉम ओरिजिन। हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेन को ओरिजिन मानते हैं जिसके इंडेक्स क्या होते हैं 0 0 0 होते हैं, और उससे हम किसी अनदर प्लेन का डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं जिसका डिस्टेंस कितना है HKL है, सॉरी जिसके जो प्लेन्स इंटर वो है मिलर इंडिसेस वो है HKL। तो हमें उसका डिस्टेंस निकालना है जो हमारा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस DHKL। तो ये होता है। अब इनके बीच में भी कुछ रिलेशन होता है। अब हमें वो समझना है कि वो रिलेशन क्या होता है, कि जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है और जो हमारा ये है रेसिप्रोकल लैटिस का जो ट्रांसलेशन वेक्टर है, इनके बीच में भी कुछ रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन इंटरप्लेनर स्पेसिंग and reciprocal lattice vector, reciprocal lattice translation vector of रेसिप्रोकल लैटिस। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि G का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू 2π/d, मतलब ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि ये भी बेसिकली प्लेन से नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है और ये भी प्लेन से नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों में जो डिफरेंस आता है वो बस इस 2π फैक्टर का ही डिफरेंस आता है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो एरिया है यूनिट सेल का वो हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। सिमिलरली अगर हमें किसी भी यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना हो तो वो हम निकालते हैं बाय यूजिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये दो चीज अपने माइंड में सेट रखो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि अगर हमें किसी भी यूनिट सेल का एरिया निकालना है, चाहे वो यूनिट सेल हमारी डायरेक्ट लैटिस की हो चाहे वो हमारी रेसिप्रोकल लैटिस की हो, तो जो अगर हमें एरिया ऑफ यूनिट सेल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड से, और अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, A डॉट B क्रॉस C से, मतलब बाय यूजिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वो यही डिस्कस करेंगे कि जो वॉल्यूम होता है डायरेक्ट लैटिस में एज वेल एज रेसिप्रोकल लैटिस में, इनके बीच में क्या रिलेशन है। अगर हमें वो रिलेशन पता होगा तो हमारा आधा काम इजी हो जाएगा। अदरवाइज अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो हम वहां पे पहले निकालेंगे डायरेक्ट लैटिस वेक्टर निकालेंगे, फिर उसको पुट करके हम निकालेंगे वॉल्यूम। अदरवाइज अगर हमें डायरेक्ट रिजल्ट पता है तो हम डायरेक्ट लैटिस से निकाल के और डायरेक्ट हमारा जो
फॉर्मूला है उसमें रखेंगे और हमें रेसिप्रोकल के लिए मिल जाएगा। मतलब वहां हमारा जो काम बचेगा वो ये काम बचेगा कि हमें रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर नहीं निकालने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी यहाँ कैलकुलेशन आएगी ना, इस वाली कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे। ये जो इन वेक्टर्स को सॉल्व करना होगा इस कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। जो हमें बेसिक फॉर्मूलाज पता है उनके बेसिस हेल्प से हम कर सकते हैं, बट अगर हमें फॉर्मूला याद रहेगा तो हमारा टाइम बचेगा। ओके, तो वो है क्या, अब हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ primitive unit cell of direct lattice and reciprocal lattice। अब देखो वॉल्यूम अगर मुझे रेसिप्रोकल लेटिस में निकालना है तो मैं क्या लिखूंगी, ए स्टार डॉट बी स्टार क्रॉस सी स्टार, यही लिखूंगी ना, बिल्कुल। अब ए स्टार किसके इक्वल होता है, 2 पाई बी क्रॉस सी, और नीचे क्या आएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, यही आएगा नीचे। ठीक है, डॉट, अब हम लगा लेते हैं बड़ा सारा ब्रैकेट, इसमें बी स्टार की वैल्यू लिखनी है तो 2 पाई सी क्रॉस ए, ठीक है, नीचे क्या आएगा, अगेन बी डॉट सी क्रॉस ए, यही आएगा। ठीक है, फिर ये अब मैंने थोड़ा सा छोटा ब्रैकेट लगाया भाई, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किससे लेना है मुझे, सी के साथ, तो यहां से क्या आएगा, 2 पाई ए क्रॉस बी, ठीक है, नीचे आएगा सी डॉट ए क्रॉस बी। अब ये तो सबको पता होगा जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो साइक्लिक प्रॉपर्टी को ऑबे करता है, तो ये जो वैल्यू आएगी और ये जो आएगी और ये जो आएगी वो तीनों इक्वल होंगी, तो इन तीनों को हम बाहर ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, क्यूब, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, तो 2 पाई का भी क्या बन जाएगा, क्यूब। तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, 2 पाई क्यूब, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए डॉट बी क्रॉस सी, जो डायरेक्ट लैटिस में हम वॉल्यूम निकालेंगे, है ना, तो दिस इज द ए डी क्यूब। अब बचा हमारा ये वाला खेल, इसको सॉल्व करना, तो ये हम कहाँ सीखते हैं, जहां हम वेक्टर्स पढ़ते हैं, तो ये है बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस पी। ठीक है, अब अगर आप इन सबको पूरा सॉल्व करोगे ना तो जो वैल्यू मिलेगी ना, मतलब इसको अगर आप पूरा सॉल्व कर लोगे वेक्टर प्रोडक्ट लगा के, यहाँ पे हम लगाएंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, है ना, और फिर उसके बाद जो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा फिर वहां पे हम अपना लगाएंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इस कंसेप्ट को जब आप लगाओगे तो यहाँ जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है, दिस इज द वी आर, एक मिनट, ए डी लिख दिया ना हमने, ए डी नहीं लिखना था, एंड दिस इज क्यूब। यहाँ ये बेसिकली होगा नीचे वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट लैटिस ऑफ क्यूब। तो यहाँ अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना ऊपर, तो यहाँ आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी वी डी स्क्वेयर, मतलब कुछ ये टर्म्स मिलने वाली है ऊपर, ए डॉट बी क्रॉस सी या फिर बी डॉट ए क्रॉस सी। तो अल्टीमेटली वो भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्ट लैटिस के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ आपको कैलकुलेशन पे मिलेंगी 2 टर्म्स जो इससे कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे केवल एक टर्म बचेगी। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट बचेगा हमारे पास वो क्या होगा, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, और वो होगा वी आर इक्वल टू 2 पाई बाई क्यूब अपॉन में वी डी, एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट। मैंने ये इसलिए बताया ताकि एग्जाम में अगर आप लोग भूल भी जाते हो तो ये इसका अप्रोच है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या आंसर आएगा। सिमिलरली हम एरिया भी निकाल सकते हैं, तो एरिया में क्या होगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। एरिया अगर हम रेसिप्रोकल लैटिस का निकालेंगे तो 2 पाई का स्क्वायर अपॉन में ए डी हो जाएगा। अब अगर हमें ये वाले फॉर्मूले याद हैं
तो हमें कुछ भी जरूरत नहीं है ना कि रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर हम निकालें, नहीं है नीड, तो वो वाली कैलकुलेशन हमारी बच गई। तो दीज फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब हमने देखो जो डायरेक्ट लेटिस में हमने इंटरप्लेनर स्पेसिंग देखी उसमें, और रेसिप्रोकल लेटिस के ट्रांसलेशन वेक्टर में भी रिलेशन देख लिया, एरिया ऑफ डायरेक्ट लेटिस एज वेल एज रेसिप्रोकल लेटिस भी देख लिया है, और हमने जो लेटिस वेक्टर्स के बीच में रिलेशन है वो भी देख लिया है। ठीक है, हमने सारे रिलेशंस देख लिए। उसमें ये आया था ना कि ए स्टार विल बी इक्वल टू A डॉट A स्टार विल बी इक्वल टू 2 पाई, ये आया था ना हमारा, ये भी हम देख चुके हैं, और एरिया और वॉल्यूम भी हम देख चुके हैं। तो ये हुआ हमारा कुछ रेसिप्रोकल लेटिस से रिलेटेड डिस्कशन। अब हम थोड़ी सी एक छोटी सी बात कर लेते हैं अबाउट एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड देन वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। तो देखो अब हम बात करते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में। इसमें हर बच्चे को पता होता है ब्रैग्स लॉ का, तो पर वो आता कैसे है, थोड़ा सा भी क्वेश्चन चेंज हो जाए तो फिर अटेम्प्ट करने में आती है दिक्कत। तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि है क्या बेसिकली, हम निकालते कैसे हैं इस चीज को। ठीक है, अब ये मेरे रखे हैं ग्रुप ऑफ एटम्स, मतलब नंबर ऑफ एटम्स है। ये बेसिकली क्या है, किसी प्लेन पे प्रेजेंट है ना, किसी तो प्लेन के एटम होंगे, तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग कुछ हमारे मिलर इंडिसेस होंगे। अब ये पैरेलल प्लेन्स है, तो पैरेलल प्लेन्स के मिलर इंडिसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो इसके भी सेम होंगे। ठीक है, नीचे और जो एटम्स प्रेजेंट होंगे सेम प्लेन के, अब ये तो है नहीं कि एक टाइप के केवल एक जो प्लेन के एटम होंगे वो एक ही प्लेन प्रेजेंट होगा पूरे लैटिस में, नो, तो दिस इज ऑल्सो HKN। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफ्रैक्शन होता कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक्सरे इंसिडेंट किया, अब वो इस एटम से डाइफ्रैक्ट किया और रिफ्लेक्ट कर गया, तो ये हुआ किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई केवल एक ऊपर वाली लेयर है जो क्रिस्टल में ऊपर ऊपर वाली लेयर होती है उससे रिफ्लेक्ट करेगा, नो, अंदर भी जाएंगी रेज, है ना, तो कुछ रेज चलेगी नेक्स्ट वाले पे और ये फिर डिफ्लेक्ट कर गया। और ये डिफ्रेक्ट कर गया। अब इनके बीच में जो स्पेसिंग है वो क्या है, DHKL, इंटरप्लेनर स्पेसिंग इज DHKL। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर मैं यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लूं, यहां से भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लूं, तो इससे पहले ये दोनों रेज पैरेलल हैं, ये इनकमिंग रेज थी हमारी, और ये जो मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है उसके बाद भी ये पैरेलल है, तो यहाँ पे इस वाली रे का तो यही पाथ था, लेकिन जो रे नंबर सेकंड है, दिस इज रे नंबर 1 एंड दिस इज रे नंबर 2, तो ये जो टोटल पाथ है ये इसने क्या किया है, एक्स्ट्रा कवर किया है, तो ये इन दो रेज में ये क्या हो गया, पाथ डिफरेंस हो गया। तो जब भी जैसे यहां से रे इंसिडेंट करके रिफ्लेक्ट की, यहां से रे इंसिडेंट करके रिफ्लेक्ट की, तो अब ये दोनों क्या रे करेंगी, सुपर इंपोज करेंगे। सुपर इंपोज करेंगे मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, पर लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमें कुछ भी इंटेंसिटी नहीं मिलने वाली। हम यहाँ बेसिकली क्या ऑब्जर्व करते हैं, इंटेंसिटी ऑब्जर्व करते हैं। तो इंटेंसिटी हमें कब मिलेगी, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब पाथ डिफरेंस क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। पाथ डिफरेंस क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, तो हमें क्या मिलता है, मैक्सिमा मिलता है। और जब पाथ डिफरेंस टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू, या हम ये बोले इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो, तब हमें क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है। ठीक है, तब हमें क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है। क्लियर। अब
इसमें बच्चे क्या करते हैं, बस पार्ट डिफरेंस जो होता है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा ये रट के चले जाते हैं। नो, जरूरी नहीं है हमेशा सिचुएशन 2d sin थीटा के अकॉर्डिंग है। हमें पता होना चाहिए ना कि ये पार्ट डिफरेंस आया कैसे है, क्योंकि अब ये यहाँ हम एंगल जो लेते हैं ना वो प्लेन के साथ वाला एंगल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दिस इज नॉर्मल। अगर क्वेश्चन आए जिसमें एंगल नॉर्मल के साथ बनाओ तब तुम क्या करोगे, क्या 2d sin थीटा लिख के आओगे? नो, बिल्कुल गलत। तब तो 2d sin थीटा आ ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने दिया ये वाला एंगल है, हमें चाहिए ये वाला एंगल। तब हमें क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। तो जो उस केस में फॉर्मूला बन जाएगा वो होगा 2d cos थीटा इक्वल टू n लैम्डा। अब ये 2d cos थीटा 2d sin थीटा आया कैसे, उसको समझते हैं। तो ये देखो, दिस इज द d, ठीक है, ये हमने इससे क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया है, और दिस इज ऑल्सो नॉर्मल। तो ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, है ना, ये 90 माइनस थीटा होगा। अब ये पूरा एंगल कितना है, 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। तो ये d है, ये थीटा और ये 90, तो ये क्या हो गया हमारा d cos थीटा, एंड दिस इज d sin थीटा। सिमिलरली ये भी कितना होता है, d sin थीटा। तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, 2d sin थीटा। तो 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। एक तो हुआ हमारा ये, दिस इज द ब्रैग्स लॉ। ओके अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमने ब्रैग्स लॉ निकाल लिया। ये जो एंगल होता है, अगर इसको डायरेक्ट थीटा ना बोल के इसका नाम दिया जाए, क्योंकि इसका नाम होता है, एक एंगल तो हम नॉर्मल से बनाते हैं और जो सरफेस से एंगल बनता है इसका एक पर्टिकुलर नेम होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग एंगल। तो थीटा क्या होता है, दिस इज ग्रेजिंग एंगल, ठीक है। ये सारे डिस्कशन जो हमने की अभी तक वो किस में की है, डायरेक्ट लैटिस में की है। अगर हमें रेसिप्रोकल लैटिस में करना पड़ जाए तो रेसिप्रोकल लैटिस में जो हमारा ब्रैग्स लॉ होता है वो बस तुम इतना लिख लो कि होता क्या है। तो वो होता है बेसिकली डेल्टा के इक्वल टू जी। अब ये डेल्टा क्या है, डेल्टा के इज बेसिकली के इंसिडेंट माइनस के फाइनल। मतलब कि जो हमारा इनिशियल वेव वेक्टर होता है माइनस फाइनल वेव वेक्टर, उसका जो डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू आवर रेसिप्रोकल लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर। तो ये होता है हमारा ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस, ठीक है। ये पता होना चाहिए, इस वजह से मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, ठीक है। यहाँ हमारी जो थ्योरी वाला पार्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द क्वेश्चंस। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें दिया हुआ है एक हेक्सागोनल लैटिस, है ना, हेक्सागोनल लैटिस दिया हुआ है विद बेसिस वेक्टर आर शोन इन द फिगर। इसमें बेसिस वेक्टर इसके क्या है, a1 और a2। a1 a2 बेसिस वेक्टर है और हमारे पास जो लैटिस स्पेसिंग है a, उसकी वैल्यू दी हुई है 1 और हमें निकालना है लैटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालना। तो पहले तो हमें यहाँ पे a1 और a2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर हम निकाल पाएंगे a1 स्टार और a2 स्टार, है ना। a1 स्टार और a2 स्टार निकालना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा जो यहाँ कंफ्यूजिंग पार्ट है वो क्या है, a1 और a2 को निकालना, बट वो केवल उसी के लिए जिसको एंगल की नॉलेज नहीं है। हमें तो एंगल सारे पता है, हम तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे इसको। देखो कैसे निकालते हैं। अब देखो ये एंगल कितना है 120 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, है ना। और a2 ने कितना एंगल बनाया हुआ है 90 डिग्री। तो a1 के जो वेक्टर्स हैं वो कुछ इस तरीके से, दिस इज ओवर a1 और दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल कितना होता है, ये साइड सॉरी इन्होंने ए दी हुई है और ये साइड कितनी होती है, ये जो साइड है दिस इज √3a। हमें पता है बहुत पहले से, अभी पढ़ा है हमने कि ये जो साइड होती है वो कितनी होती है √3a। तो ये √3a है, तो a1 वेक्टर क्या हो जाएगा √3a cos 30 i कैप प्लस √3a cos sin 30 j कैप।
अब हम अगर बात करें E2 वेक्टर की, तो E2 वेक्टर क्या होगा? E2 वेक्टर किसमें है? अलोंग y एक्सिस है। बट क्या E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है? नो ये एंगल 120 डिग्री, तो E2 वेक्टर इज √3a। तो E2 वेक्टर क्या हो जाएगा? बेसिकली √3a j। ठीक है, चलो ये हो गए हमारे पास A1 वेक्टर और A2 वेक्टर। अब हम निकाल सकते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ हमें केवल 2 ही वेक्टर दिए हुए थे, थर्ड वेक्टर की तो कोई खबर नहीं थी। अब हमें थर्ड वेक्टर कुछ एज्यूम करना होगा। जब भी ऐसा हो थर्ड वेक्टर नहीं दिया होता तो हमें थर्ड डायरेक्शन में थर्ड वेक्टर एज्यूम करना होता है। तो A3 वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा? सम C K कैप। अगर ऐसा होता कि A1 और A2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तब हम क्या करते? हम जो A3 वेक्टर लेते उसको भी सेम ले लेते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम A1 और A2 का मैग्नीट्यूड निकाले भी तो क्या आएगा? A1 A2 का मैग्नीट्यूड तो √3a है, और अगर मैं A1 का मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या आएगा? A1 का अगर हम मैग्नीट्यूड निकाले तो √3a cos 30 कितना होता है? √3a √3/2, तो √3 से √3 बन गया 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब 4, 9/4, 9/4a² प्लस इससे क्या आएगा? साइन 30 इज 1/2, तो ये हो गया 3/4 का a²। तो ये क्या हो गया? 9 3 12/4, तो ये भी आ रहा है √3a। तो हम A3 वेक्टर को यहाँ C के कैप ना लेके √3a भी ले सकते हैं। बोथ आर योर चॉइस। अब या तो हम कोई भी कांस्टेंट C ले या हम सेम वेक्टर भी ले सकते हैं, दोनों चीज ठीक होती है। जब A1 और A2 का मैग्नीट्यूड सेम है तो जो हम A3 लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसका मैग्नीट्यूड सम A है, तो A3 भी हम क्या लेंगे? A के कैप। ठीक है, तो ऐसा भी ले सकते हैं और हम कुछ डिफरेंट भी ले सकते हैं, बट ज्यादा प्रिसाइज होगा हम जब सेम लेते हैं। ओके, तो चलो अब हम निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें A1 वेक्टर मिल गए, हमें A2 वेक्टर मिल गए। A1 वेक्टर इज √3a cos 30 I कैप प्लस √3a sin 30 j कैप, और हमारे A2 वेक्टर्स क्या है? √3a j कैप, और A3 वेक्टर हमने मान लिया √3a k कैप। ओके, अब हमारा नेक्स्ट काम आता है सबसे पहले निकालना A1 स्टार। A1 स्टार क्या होता है? 2 पाई B क्रॉस C, A1 डॉट B क्रॉस C। चलो अब हम निकालते हैं 2 पाई B क्रॉस C। B क्रॉस C निकालेंगे J क्रॉस K विल बी I कैप, तो ये हो गया 3a² I कैप। नीचे क्या आएगा हमारा? I कैप को I कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा? 3a² √3a cos 30 I कैप डॉट 3a² I कैप, क्योंकि बाकी j कैप के साथ तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 पाई 3a² I कैप और 3 9 बाय में 2, मतलब मल्टीप्लाई में 2a²। तो ये क्या बन रहा है? बेसिकली 4 पाई बाय में 3 I कैप। क्या यही बनेगा? नीचे बट वॉल्यूम आना चाहिए ना, दिस इज a², तो नीचे a आएगा तो a आ गया 4 पाई बाय 3a I कैप। तो ये हमारी आ रही है A1 स्टार की वैल्यू, है ना। सिमिलरली अब हमें निकालना होगा A2 स्टार, तो जल्दी से ट्राई करो। A2 स्टार की वैल्यू क्या आती है? हमारे पास सारे वेक्टर्स हैं, बस फॉर्मूले में लिखना है। इस वैल्यू को अगेन एंड अगेन हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि B डॉट C क्रॉस A निकालो या C डॉट A क्रॉस B निकालो, तीनों जो होते हैं सेम होते हैं। तो अब तुम्हारा काम कितना है? केवल इनको निकालना, C क्रॉस A एज वेल एज A क्रॉस B। चलो निकालते हैं अब हम इसको। 4 पाई बाय 3a I कैप। अब हम निकालते हैं A2 वेक्टर। A2 स्टार मतलब 2 पाई C क्रॉस A और
अच्छा हाँ, एक चीज और, हम जो इन्होंने जो नोटेशन यूज किया है वो यूज किया है A1 A2 A3, हमने यूज किया हुआ था A स्टार B स्टार C स्टार। तो हमारा जो B स्टार है इनका A2 वेक्टर है, जो हमारा C स्टार था वो हमारा A3 स्टार है। ठीक है, यहाँ थोड़ा नोटेशन में कंफ्यूज मत हो जाना, A इज ओवर, इनका A1 है, और हमारा जो B था वो इनका A2 है, और जो हमारा C था वो इनका A3 है। ठीक है, तो मैं ये चीज यहाँ पे भी लेके चलती हूँ कि दिस इज A2 एंड दिस इज A3, दिस इज A1 A2 एंड A3। हाँ, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कहीं मैं C लिख रही हूँ कहीं मैं A1 A2 लिख रही हूँ, है ना। तो 2 पाई A3 क्रॉस A1, अब ठीक रहेगा, A2 डॉट A3 क्रॉस A1। ओके, अब हमें क्या निकालना है, A3 क्रॉस A1, K कैप क्रॉस I कैप, तो क्या आएगा J कैप, K कैप क्रॉस J कैप क्या आएगा माइनस I कैप, है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 पाई हमारा बाहर, और नीचे क्या आएगा भाई, नीचे आएगा √3a cos 30 3a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 339 बाय में 2 a क्यूब। ठीक है, और ऊपर क्या आ रहा है हमारा √3a k कैप क्रॉस √3a cos 30 I कैप प्लस √3a sin 30 j कैप, यही है ना। ठीक है, 4 पाई 9a क्यूब, अब यहां से देखते हैं क्या आता है, तो ये क्या बन जाएगा, √3 मल्टीप्लाई में √3 3 √3 अपॉन में 2 a स्क्वायर, k क्रॉस I मतलब j कैप। ठीक है, माइनस यहां से क्या बन जाएगा 3 बाय में 2, और फिर बनेगा ये a स्क्वायर I कैप, ये बन रही है वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो ये 2 बाहर क्या है 4 है, तो ये 2 कॉमन लेंगे तो बाहर क्या बचेगा, केवल 2 पाई। ठीक है, अब देखो यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a क्यूब होगा, तो नीचे क्या बचेगा a, ये तो कुछ चीजें हैं जो कांस्टेंट है, बचेगी। अंदर हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ क्या बचेगा, √3 बाय में 3, यही बचेगा, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर √3 बाय 3, तो ये क्या बन गया बेसिकली 1 बाय √3 j कैप। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -1 बाय 3 I कैप, ये बच रहा है। तो इसका मतलब जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है बेसिकली 2 पाई बाई में a √3 j कैप माइनस 2 पाई बाय में a 3 I कैप, ये आए हमारे A2 वेक्टर। ओके, चलो भाई A2 स्टार भी निकाल लिया, हमें क्या निकालना था, A1 स्टार और A2 स्टार ही निकालना था, बस हमने निकाल लिए। इन्होंने लेकिन जो लिखी है वैल्यूज वो लिखी है किसके टर्म्स में, कोऑर्डिनेट्स की टर्म में। तो कोऑर्डिनेट हम देख सकते हैं, देखो हमारा अगर A1 स्टार देखें तो A1 स्टार में केवल I कैप आया था, मतलब उसका X कॉम्पोनेंट आया था। X कॉम्पोनेंट कितना है 4 पाई बाय 3a, और A की वैल्यू क्वेश्चन में कितने गिवन है 1, तो 4 पाई बाय 3। तो देखते हैं ऑप्शंस में 4 पाई बाय 3 और 0, इसमें भी दिया है पर ये तो इसमें भी दिया है, इसका मतलब हमें A2 स्टार वेक्टर देखना पड़ेगा। तो A2 स्टार हमारा क्या क्या आया है, -2 पाई बाय 3 और +2 पाई बाय √3, -2 पाई बाय 3 और 2 पाई बाय √3। बाकी ऑप्शंस में इसमें माइनस नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया। बाकी आगे तो मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि नेट में MSQ वाली जैसे तो कोई चॉइस होती ही नहीं, एक ऑप्शन मिल गया। चलो, ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट होता है, MSQ नहीं होता तो हमें ज्यादा चीजें चेक नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इसके और ऑप्शंस में देखोगे तो इसमें पहली बात इन्होंने X कॉम्पोनेंट को ही 0 कर दिया, और इसमें Y कॉम्पोनेंट नॉन 0 है, तो ये तो वैसे ही नहीं होंगे, ये तो एक ही A1 की वैल्यू से ही फिल्टर हो जाने वाले ऑप्शंस है। ठीक है, अच्छा मैंने आप लोगों को एक चीज नहीं बताई, जब हम यहाँ पढ़ रहे थे ब्रैग्स लॉ, इसमें एक चीज ये हो रही है कि हमसे ये चीजें बहुत पूछी जाती है कि जो कोई भी प्लेन है
जैसे फॉर एग्जांपल 111 प्लेन दे दिया हमें, तो वो किस में अलाउ होगा? वो बीसीसी में अलाउ होगा, नहीं होगा? एफसीसी में अलाउ होगा, नहीं होगा? सिंपल क्यूबिक में अलाउ होगा या नहीं होगा? तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। ये बेसिकली जो डिफाइन किया जाता है डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर फैक्टर एज वेल एज एटॉमिक फॉर्म फैक्टर। इन दो चीजों पे ये इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है, और मेन डिपेंड करती है स्ट्रक्चर फैक्टर पे, क्योंकि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिक फॉर्म फैक्टर की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, चाहे जो हमारा एटम है वो कहीं भी प्रेजेंट हो, लेकिन जो स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इसके लिए एक रूल होता है, पहले आप उसी को भी नोट कर लो, फिर इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करेंगे। देखो, सिलेक्शन रूल for different type of letters। वो सिलेक्शन रूल क्या होता है? बेसिकली देखो, इंटेंसिटी जो होती है वो किस पे डिपेंड होती है? ए स्क्वायर, मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और वेयर ए इज ओवर एम्पलीट्यूड। ठीक है, जिसमें ए जो होता है दिस इज कम आउट फ्रॉम एफ आई एंड एस आई। एफ आई क्या है? एटॉमिक फॉर्म फैक्टर, और एस आई क्या है? स्ट्रक्चर फैक्टर। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, ये डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ एटम पे। तो हमारे लिए ये सबसे ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि आप जैसे देखो सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में Na पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है। Na पॉजिटिव में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे 10, और अगर क्लोरीन नेगेटिव की बात करें तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? 18। तो थ्रू आउट दिस जो हमारा लैटिस होगा वो सेम रहेगा। तो एटॉमिक फॉर्म फैक्टर एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए, या अगर एक सिंगल एटम का लैटिस बना हुआ है तो उसके लिए। लेकिन जो चेंज होती है वो किसकी वैल्यू होती है? स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू। तो वो हमें देखनी है कि वो हम कैसे निकालते हैं। तो जो स्ट्रक्चर फैक्टर है इसकी वैल्यू हम निकालते हैं E2 पाई आयोटा बाय में A। ठीक है, अब H x J ले लेते हैं हम यहाँ पे अपॉन में A। X क्या है? लोकेशन ऑफ एटम, ये हम समीशन ले रहे हैं J पे। I इज आयोटा और J इज लोकेशन। एक्स जे मतलब कहीं पे भी हो सकता है, A/2 पे भी हो सकता है, 0 पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, फिर हम लेते हैं HK/E YJ प्लस L/A Z। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर फैक्टर। इसकी हेल्प से हम निकालते हैं हमारा स्ट्रक्चर फैक्टर, ये SJ होगा। ठीक है, तो जो जैसे अगर हम बात करें अगर सिंपल क्यूबिक लैटिस, तो सिंपल क्यूबिक लैटिस में क्या होता है? सारे एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं तो हम क्या मान लेते हैं कि हमारा जो एटम है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ओरिजिन पे प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस, ये हो गए हमारे 0 0 0, क्योंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम तो उसमें 1 है, तो वो एक एटम कहाँ प्रेजेंट है? ओरिजिन पे प्रेजेंट है। तो इसमें एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू क्या हो गई? 0 0 हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी सम कुछ ई वैल्यू आएगी, तो एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही। कहने का मतलब कुछ एक नॉन जीरो वैल्यू आ रही है। तो एच के एल की वैल्यू पे तो उसकी वैल्यू डिपेंड कर ही नहीं रही। तो जब हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस में, तो इसमें क्या होता है? सभी के सभी प्लेन्स हमारे अलाउ होते हैं। All planes are allowed। ठीक है, अगर हम बात करें बीसीसी लैटिस की, तो बीसीसी में क्या होगा कि इसमें क्या होता है? कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेंटर में एटम प्रेजेंट होते हैं। तो एक एटम सेंटर में प्रेजेंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? A/2 A/2 और A/2, और एक एटम
मैंने मान लिया ओरिजिन पे प्रेजेंट है, जो इफेक्टिव है ना पूरे का वो एक प्रेजेंट है 0 0 ओरिजिन पे और एक कहीं प्रेजेंट है सेंटर में a/2 a/2। तो हमें दो लोकेशंस मिल गई, एक वैल्यू यहाँ से आएगी, एक वैल्यू यहाँ से आएगी। तो इसमें जो कंडीशन निकल के आती है बीसीसी में वो क्या है, h प्लस के प्लस एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इवन। अगर ऐसा होगा तब हमारी इंटेंसिटी क्या आएगी, नॉन जीरो, मतलब अलाउड प्लेन्स। और अगर इंटेंसिटी जीरो है मतलब वो प्लेन क्या है, अब्सेंट है, या फिर उसकी वजह से क्या हुआ है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। सिंपलरली हम बात करें एफसीसी में, तो एफसीसी में क्या होता है, इसमें कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज फेसेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो अगर इसमें मैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स दिखाना चाहूं तो क्या होंगे, एक तो मेरा ओरिजिन पे प्रेजेंट होगा, है ना। इसके अलावा एक मैंने ले लिया एक्स वाई प्लेन में, एक ले लिया मैंने वाई जेड प्लेन में, और एक एटम की लोकेशन ले ली मैंने एक्स जेड प्लेन में। ठीक है, तो ये है जैसे मेरा 0 0 0 एंड दिस इज a/2 a/2 एंड 0, और ये हो गया मेरा 0 a/2 a/2, और ये हो गया मेरा a/2 0 एंड a/2। तो ये हमने चार लोकेशंस ले ली। इनको अगर हम उस फॉर्मूले में लिखेंगे तो यहाँ जो कंडीशन निकल के आती है वो क्या होती है, एच की एल, या तो इन सभी की वैल्यू एच के एंड एल all are either even और odd, मतलब एच के एल या तो ये तीनों इवन होने चाहिए या ये तीनों ओड होने चाहिए। ठीक है, तो एफसीसी में ये कंडीशन रहती है। ओके, तो ये तीनों कंडीशंस होती हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू डायमेंशनल lattice of graphene is an arrangement of carbon atom forming a honeycomb lattice of lattice spacing A. Okay, as shown in below, जैसा यहाँ दिख भी रहा हमें फिगर में, हमें क्या बोला है, द कार्बन एटम ऑक्यूपाई द वर्टिसेस, मतलब वर्टिसेस कॉर्नर पे कौन प्रेजेंट है, कार्बन एटम प्रेजेंट है। द विग्नर्स सेल हैज एन एरिया ऑफ, विग्नर्स सेल, इससे हम क्या ड्रॉ करते हैं, हमारे प्रिमिटिव यूनिट सेल्स को ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली हमसे एरिया किसका पूछा है, प्रिमिटिव यूनिट सेल का एरिया पूछा है। और प्रिमिटिव यूनिट सेल का एरिया अभी हमने निकाला था हनीकॉम्ब लैटिस में, तो क्या आया था निकल के, 3√3a² तो इसका तो करेक्ट आंसर हो गया। ये तो हमने अभी निकाला इसलिए हमने डायरेक्ट टिक कर दिया, लेकिन हमने सीख भी तो लिया निकालना कैसे होता है। तो अगर इसमें थोड़े से चेंजेस भी होते हैं तब भी हम उसको निकाल सकते हैं। ओके, चलो इसमें एक और पार्ट भी आया था। नेक्स्ट पार्ट क्या था, द ब्रेविस लैटिस फॉर दिस एरे इज, पहली बात तो ये कि ब्रेविस लैटिस की होती कैसी है, रेक्टेंगुलर होती है या हेक्सागोनल होती है। हमने सीखा है दिस इज नॉट रेक्टेंगुलर, अगर पैरेललोग्राम भी लिखा होता तो हमें कंफ्यूजन हो सकता था, बट यहाँ क्या लिखा है, रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर तो बिल्कुल भी नहीं होती, बट मैम हेक्सागोनल भी तो दो में लिखा है। तो अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, A1 A2 और B1 B2 में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। चलो A1 A2 और B1 B2 में क्या डिफरेंस है भाई, ये B1 वेक्टर है और ये B2 वेक्टर है, ये A1 वेक्टर है और ये A2 वेक्टर है। अगर आप लोगों को क्लियरली विजिबल ना हो तो भी मैं फिर से हाईलाइट कर देती हूँ, दिस इज B1 वेक्टर एंड नीचे वाला है B2 वेक्टर, और इसमें ये वाला A2 वेक्टर है और ये वाला हमारा A1 वेक्टर है। तो अब हम इसमें डिफरेंस किस बेस पे करें मैम, इन दोनों में हम डिफरेंस किस बेस पे कर सकते हैं, अल्टीमेटली एंगल के बेसिस पे हम इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। तो एंगल का देखूं तो इसके बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री, और यहाँ ये एंगल कितना होगा भाई, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो ये हमें निकालना आना चाहिए, वो हमने सीखा है, हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ ये जो बना है वो कैसे बना हुआ है, ये देखो, ये ऐसा है और ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, इधर वाला वेक्टर। तो ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 डिग्री। अब अगेन दिस इज 120 डिग्री, ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, और ये टोटल एंगल कितना होता है, 120। 30 इधर गया, 30 इधर गया, तो ये एंगल कितना बच गया,
60 डिग्री। तो इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। दिस इज B1 वेक्टर एंड दिस इज ओवर B2 वेक्टर। तो यहाँ एंगल कितना बच रहा है, 60 डिग्री, और यहाँ एंगल था 120 डिग्री। और हमने सीखा है हेक्सागोनल लैटिस में दो साइड्स के बीच में एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इसलिए मैं अगेन एंड अगेन आप लोगों को बोल रही थी, जब तक आपको ये एंगल वाला पार्ट समझ नहीं आएगा तो ग्राफीन के क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनको हैंडल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और कुछ नहीं है, बस इतना समझ में आना चाहिए, हेक्सागन में जो दो साइड्स के बीच में एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो यूज टू हो जाओगे, फिर ये कोई बड़ी चीज नहीं लगेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो ग्राफीन इज अ 2 डायमेंशनल मटेरियल, अगेन ग्राफीन का क्वेश्चन है। इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, मैक्सिमम जो भी, अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बात करें, वो क्वेश्चन आते हैं या तो 2D sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा पे आ जाता है क्वेश्चन, या फिर जो क्वेश्चन आता है वो आता है रेसिप्रोकल लैटिस पे। और अगर मैं नेट की बात करूं तो नेट में ज्यादातर क्वेश्चन आता है वो रेसिप्रोकल लैटिस से ही आता है। और बाकी सारे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं वो इजी हैं, वो बच्चों ने जैम में भी पढ़े होते हैं, लेकिन एक ग्राफीन का ही स्ट्रक्चर है जो जैम में हम नहीं पढ़ते। तो इस वजह से जो ग्राफीन का स्ट्रक्चर है वो ज्यादातर नेट में आता है। और अगर आप 2011 से लेके 2023 तक के पेपर में चेक भी करोगे तो आपको सभी क्वेश्चन ग्राफीन या फिर 2 डायमेंशनल जो हनीकॉम्ब लैटिस होता है इसी के मिलेंगे। एक भी मतलब जो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एक दो क्वेश्चन अदर टॉपिक्स के भी, बट जो मोर पार्ट होगा वो इसी से कवर्ड होगा। ठीक है, चलो हम बात कर रहे थे अब ग्राफीन इज अ 2 डायमेंशनल मटेरियल इन विच कार्बन एटम आर अरेंज इन अ हनीकॉम्ब लैटिस। अब हम बात करते हैं इसमें, चलो एक चीज और बताती हूँ कि पीवाईक्यू करने का बेनिफिट्स क्या होता है। पीवाईक्यू करने का कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि ये क्वेश्चन अब आया है, हो सकता है अगली बार फिर से रिपीट हो जाए। पहली बात तो ऐसी कभी भी नहीं होता है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए। कंसेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता। तो अभी जो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाया था, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है ना, ये क्वेश्चन आया था CSIR नेट 2021 में, कह रही हूँ 2011 में। ठीक है, 2011 का क्वेश्चन है। और जो जस्ट अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, दिस क्वेश्चन ये आया है गेट 2023 में। तो दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग PYQs। ऐसा होता है, एक पेपर में जो क्वेश्चन आ चुका है वो चांसेस बन जाते हैं किसी न किसी फॉर्म में कभी भी दूसरे पेपर में आ सकता है। कभी भी सेम क्वेश्चन नहीं आएगा बट कंसेप्ट रिपीट होता है। तो वहां भी क्वेश्चन किसका था, ग्राफीन लैटिस का, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है वो टॉपिक। उसके पहले भी हमने एक और क्वेश्चन किया, वो भी CSIR नेट का ही क्वेश्चन था। अगेन जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो गेट 2023 का है, तो वो भी किसके ऊपर बेस्ड है, ग्राफीन के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो बस इंपॉर्टेंस ये होती है PYQ करने से कि हमारा जो कंसेप्ट है वो एक रिवाइज हो जाता है और हमें आइडिया लग जाता है कि हमने टॉपिक पढ़ तो लिया है बट इससे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो हम हैंडल करना सीख जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एरिया ऑफ फर्स्ट ब्रिल्ले जोन फॉर दिस लैटिस। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट ब्रिल्ले जोन फॉर दिस लैटिस। मतलब हमें फर्स्ट ब्रिल्ले जोन की बात हो रही है तो हम बात कर रहे हैं यहाँ भी रेसिप्रोकल लैटिस की। ये जब मैं तुम्हें थोड़ा सा बैंड थ्योरी पढ़ाऊंगी एक लेक्चर में, उसमें तुम्हें आइडिया दे दूंगी कि फर्स्ट ब्रिल्ले जोन क्या होता है। फर्स्ट ब्रिल्ले जोन वो होता है जहां पे हमारा एक्सरे डिफ्रैक्शन हो सकता है। ये वो पॉइंट्स की वैल्यू होती है, मतलब फर्स्ट ब्रिल्ले जोन, इससे हमें वो वैल्यूज मिलती है जहां पे एक्सरे डिफ्रैक्शन हो सकता है। मिनिमम वैल्यू होती है, इतनी वैल्यू होगी तभी एक्सरे डिफ्रैक्शन होगा के स्पेस में। ठीक है, तो ये वो होता है। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, यहाँ पे जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है उसका हमें एरिया निकालना है। तो वो मैंने तुम्हें बताया है, दो तरीके हैं, या तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स निकालो और उसके बाद उसका एरिया निकालो। कि यहाँ हमें क्या दे रखे हैं, डायरेक्ट लैटिस वेक्टर दे रखे हैं, उसकी हेल्प से हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालें और फिर उसका एरिया निकालें। एक अप्रोच है ये। और दूसरा अप्रोच है जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इक्वल टू 2 पाई का होल स्क्वायर अपॉन में एरिया ऑफ डायरेक्ट लैटिस। तो इसके लिए हमें अल्टीमेटली बस डायरेक्ट लैटिस का एरिया निकालना होगा, क्योंकि हमें A1 और A2 वेक्टर तो निकालने ही पड़ेंगे। और ये जो वेक्टर है दिस इज A, और ये एंगल कितना होता है
120 डिग्री। अब हम A1 और A2 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। अब A1 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल दिस होल एंगल इज 120 डिग्री। अब हमें इसमें x एक्सिस y एक्सिस एज्यूम करनी होंगी। तो दिस इज माई x एक्सिस एंड दिस इज माई y एक्सिस। ठीक है, तो ये एंगल कितना बचेगा? 60 डिग्री। सेम इसके लिए भी ये एंगल 60 डिग्री। तो अब एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो इधर क्या आ जाएगा? A1 cos 60 और ये होगा y में A1 sin 60। ठीक है, और सिमिलरली यहां हो जाएगा कि ये होगा A2 cos 60 और ये हो जाएगा A2 sin 60। और A1 और A2 की वैल्यू कितनी है? अब यहाँ पे √3a मत लिख देना, कहीं यहाँ भी √3a लिख दो मैग्नीट्यूड की वैल्यू, क्योंकि ये है ना, ये तो साइड ऑफ हेक्सागन है, तो दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए। तो A1 का जो मैग्नीट्यूड है ना वो a ही है। ओके, ठीक है, चलो अब हम निकाल लेते हैं इसको। हमने सारा रिजोल्यूशन कर लिया है वेक्टर्स का, हमें समझ आ चुका है A1 वेक्टर क्या है। A1 वेक्टर है हमारा A cos 60 i कैप प्लस A sin 60 j कैप। A2 वेक्टर जो है वो क्या है हमारा A cos 60 i कैप माइनस A sin 60 j कैप। हमें क्या निकालना है? एरिया। एरिया मतलब A1 क्रॉस A2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि तुम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालो? A1 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में A2 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में, जैसे देखो ये होता है ना A1 A2 और एंगल कितना था दोनों के बीच में? 120 डिग्री ना, तो वो लिखो। या फिर दूसरा तरीका है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो यहाँ से, तो वो भी आंसर सेम आएगा। तो बोथ आर सेम। A1 का मैग्नीट्यूड कितना है? A है। A2 का मैग्नीट्यूड A है और साइन 120 की वैल्यू √3/2। तो ये कितना हो गया? √3a² ठीक है, इवन इनकी भी हमें हेल्प नहीं रही, बट मैंने ये रिजोल्यूशन इसलिए सिखाया क्योंकि तुम्हें समझ आ जाए। अब इसकी हेल्प से निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, और अगर इधर से मैं निकालू तो देखो आई कैप से आई कैप 0, आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप हो जाएगा, तो यहां से आएगा माइनस a² √3a/4 के कैप। और अगर जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप करूंगी तो भी क्या आएगा? माइनस का के कैप। एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है, माइनस का के कैप, तो यहाँ से भी यही वैल्यू आएगी √3a² 4 के कैप। तो इधर से क्या आ रही है? ये भी अगेन √3a² 2 के कैप। तो इसका भी मैग्नीट्यूड लोगे तो यही आ रहा है, इसका भी मैग्नीट्यूड लोगे तो यही आ रहा है। और एरिया ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस क्या हो जाएगा? 2π का होल स्क्वायर अपॉन में एरिया ऑफ डायरेक्ट लैटिस, वो कितना है? √3a² 2। तो ये हो गया 8π² √3a। दिस इज एरिया ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। चलो देखें हम, ये ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया? दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ। ये रही 8π/3√3, 4π/3√3, 8π/√3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी। ओके, ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे, और फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो भी सॉलिड स्टेट के अकॉर्डिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज अ एफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस व्हिच bases consist of sodium positive and chlorine negative separated by half the body diagonal of a unit cube। इवन देखो एक बात बताती हूँ, यहाँ पे जो एटम्स रखा हुआ है ना, लोकेशन वो कहाँ रखा है? हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल पे रखा है। कहाँ रखा है हमने एटम को? हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल पे। ठीक है,
तो विच ऑफ द प्लेन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू मिलर इंडिसेस गिव बिलो विल नॉट गिव राइज टू ब्रैग रिफ्लेक्शन। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर हमें स्ट्रक्चर फैक्टर निकालना पड़ जाए तो जो लोकेशन दी है ना, वो क्या लोकेशन दी है, हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल। इसका मतलब एक एटम तो वही अगेन कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, हाँ, इसमें हुआ ये है कि हमारे जो एटम्स प्रेजेंट है इसका वो कैसा है, एफसीसी है। जो नॉर्मल हम NaCl पढ़ते हैं ना, उसमें लोकेशन होती है बाय साइड से मर्जिंग होती है, लेकिन इसने जो लोकेशन दिया है अब क्वेश्चन में वो कहाँ से है, बॉडी डायगोनल से है, हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, एफसीसी लैटिस है, तो पहले उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, कि इसमें कौन अलाउ होगा और कौन नहीं होगा। एफसीसी अगर है तो हमने ये पढ़ा है एफसीसी में या तो HKl तीनों ओड होने चाहिए या तीनों इवन होने चाहिए, तीनों ओड होने चाहिए या फिर तीनों इवन होने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी ठीक है भाई, है ना, ये भी ठीक है, तीनों ओड होने चाहिए या तीनों इवन होने चाहिए, और ये भी तीनों ओड हैं तो ये भी ठीक है। तो ये वाला इसमें ठीक नहीं है। बट इसमें पूछा क्या था, विल नॉट गिव राइज, नोट कौन सा नहीं देगा, तो ये वाला नहीं देगा। ठीक है, अब अगर हम अपनी एक और कंडीशन जो हमने पढ़ी थी, भाई हमें ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बॉडी डायगोनल मतलब ये तो हमने BCC में पढ़ा है, इसका मतलब तो ये होगा कि एक एटम हमारा बॉडी के सेंटर में कहीं आ रहा है। तो अगर BCC होता तो H प्लस K प्लस L की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, इवन होनी चाहिए थी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ क्या आ रहा है, 3 + 1 + 1। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है बेसिकली 5। ठीक है भाई, और यहाँ ये भी 5 हो रहा है, और यहाँ अगर मैं देखूँ 2 + 4 + 6 2 6 8, और यहाँ अगर मैं देखूँ तो 4, तो ये तो अलाउ हो गया, ये अलाउ होगा। अब हमारी आर्ग्यूमेंट है इन दो के बीच में, तो इसमें हमें दो कंफ्यूजन है, ये एफसीसी भी है प्लस बीसीसी भी है। तो अगर मैं एफसीसी और बीसीसी के बेसिस पे देखूं, पहले एक के बेस पे देखते हैं, अगर मैं बीसीसी के बेसिस पे देखूं तो दोनों ही अलाउ नहीं होंगे, है ना। अब हमें देखना पड़ेगा एफसीसी पे, इसके बीसीसी के बेसिस पे तो दोनों ही करेक्ट ऑप्शन। अब हम देखते हैं एफसीसी पे, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा है, एफसीसी है। स्ट्रक्चर अगर एफसीसी है तो एफसीसी में हमने क्या पढ़ा है, HKl या तो दोनों इवन होने चाहिए या तीनों ओड होने चाहिए। तो इसमें क्या बोला है, तीनों इवन है, सॉरी तीनों ओड है, तो इसका मतलब ये तो उसमें अलाउ हो जाएगा। तो ये वाला फिर हमारे ऑप्शन से बाहर हो गया, बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी दो में कंफ्यूजन हो, मतलब तुम्हें लगता है कि अगर इसमें स्ट्रक्चर बोला है एफसीसी तो इसका मतलब हमें वो देखना चाहिए, और जो इसमें लोकेशन दी है वो दी है जो हम BCC में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब इसमें दोनों की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो दोनों के बेसिस पे हमें ऑप्शंस को फिल्टर करना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता किसी भी टाइप का आप लोगों को कोई कंफ्यूजन रहेगा इसमें। चलो एक क्वेश्चन और है, फिर वो डिस्कस कर ही लेते हैं लास्ट में, फिर हम इसको एंड करेंगे। ठीक है, तो जो लेटिस होता है जिसे हम डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग A1 वेक्टर, A2 वेक्टर एंड A3 वेक्टर, हमें जो स्पेसिंग निकालनी है बिटवीन दिस प्लेन्स निकालनी है, मतलब जो हमारे पैरेलल प्लेन्स हैं इन प्लेन के बीच में हमें स्पेसिंग निकालनी है। तो जो D की वैल्यू निकालनी है वो बेसिकली मुझे इस पर्टिकुलर प्लेन के लिए निकालनी है, मतलब 1 0 0 प्लेन में जो सेपरेशन होता है वो क्या होगी, वो हमें निकालनी है। तो इसके लिए D की वैल्यू, अब इसमें पता है बच्चे क्या करते हैं, सीधा क्या करेंगे, D का जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला बताया था उसको लगाएंगे, HKl की वैल्यू रखेंगे और निकाल देंगे आंसर। बट दिस इज नॉट ट्रू। ऑर्थोगोनल लेटिस में क्या होता है, A1 A2 A3 तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। पहले अब यहाँ पे अगर वेक्टर के फॉर्म में दिया है तो इस चीज को हमें चेक कर लेना चाहिए कि एंगल सच में 90 डिग्री बन भी रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो अगर मैं A1 और A2 के बीच में एंगल की बात करूं, एंगल कैसे निकालेंगे हम, कॉस, मतलब डॉट प्रोडक्ट से। तो देखो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो A1 डॉट A2 आई कैप डॉट आई कैप, है ना, तो आई से जे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा बेसिकली, cos थीटा विल बी इक्वल टू -1/2, और ये किस पे होता है, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, मतलब A1 और A2 के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। चलो A2 और A3 के बीच में चेक करें,
तो ये 0 है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ रही है, cos थीटा इक्वल टू 0, मतलब थीटा विल बी 90 डिग्री। A1 और A3 में भी अगेन 90 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे दो एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 120 डिग्री। ये क्वालिटी किसमें होती है, ये जो अगर हम बात करें कि जो ये क्वालिटी है या फिर ये जो फीचर्स हैं जो हम बता रहे हैं कि दो एंगल 90 डिग्री और एक एंगल 120 डिग्री, ये किस में होते हैं, ये होते हैं बेसिकली हेक्सागोनल लैटिस में। तो ये कौन सा दिया हुआ है, दिस इज हेक्सागोनल लैटिस। अब ये वेक्टर की फॉर्म में एक बार मैग्नीट्यूड भी चेक कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड इक्वल है या नहीं, क्योंकि उसमें तो हमने यही पढ़ा है ना कि मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो A1 का मैग्नीट्यूड A है, A2 का अगर हम मैग्नीट्यूड निकाले तो रूट ऑफ 1/4 प्लस 3/4, 3 + 1 4/4 1, तो मतलब A हो रहा है, इससे भी A। तो ये तो साइड्स तो इसमें क्या दी हुई है, इक्वल दी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ साइड्स तो इक्वल है और हमारा जो अल्फा बीटा जो है वो 90 डिग्री भी है, गामा इज ओवर 120 डिग्री। तो दिस इज द हेक्सागोनल लैटिस। तो अब हमें यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाना होगा, D = 1/4/3 h² प्लस HK प्लस K² अपॉन में E² प्लस L² अपॉन में C² की होल पावर 1/2। तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आएगी, H की L की वैल्यू रख दो, H की वैल्यू 1 है, K की वैल्यू 0 है, ये भी 0, तो ये टर्म खत्म, L की वैल्यू भी 0 है, तो ये सारी टर्म्स हमारी खत्म हो गई। यहाँ से बचेगा 3/4 की पावर 1/2, इसका मतलब √3/2a। ठीक है, ये A² से ये बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया √3a/2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बस इसमें A देने का जो रीजन है वो यही है कि हम ब्लाइंडली क्या लगा देते हैं, 1/h² A² वाला जो फॉर्मूला होता है उसको लगा देते हैं, जो बेसिकली हमने ऑर्थोगोनल लैटिस में पढ़ा होता है, हम उस फॉर्मूले को लगा देते हैं और हमें A ऑप्शन दिख जाता है, हम खुश हो जाते हैं। इतना इजी पेपर में क्वेश्चन आया था, नेट में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कभी क्वेश्चन नहीं आता है। और यहाँ ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करने का यही रीजन था कि इसमें बच्चे को कंफ्यूज किया गया है, लोकेशन दे दी BCC की और बोल रहा है FCC। अगर ऐसा होता डायरेक्ट FCC लिखा है तब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है। CSIR नेट का कभी भी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होता, बहुत ही रेयर होता है इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आ जाए, एक दो कंसेप्ट को वो मर्ज करता ही करता है। ठीक है, तो यहाँ भी सेम चीज हुई है, तो इस बात को हमेशा मान के चलना, कभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो आप लोगों को पढ़ना है वो जो हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, 7 जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उनमें जो उनकी कैटेगरीज होती हैं, जैसे 7 क्रिस्टल सिस्टम, चलो मैं बता ही देती हूँ। एक वो चीज और जरूर आप लोग पढ़ लेना, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, उसके अलावा तो मैंने ऑलरेडी सब कवर किया है। जो 2D में ब्राविस लैटिस होते हैं हमारे, वो 5 ब्रेविस लैटिस होते हैं बेसिकली। जो 2D में ब्रेविस लैटिस होते हैं हमारे, वो 5 होते हैं। वो कौन कौन से? फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर लैटिस, ठीक है। सेकंड होता है रेक्टेंगुलर लैटिस, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ आपके पेपर में। और सी अगर हम बात करें तो सेंटर्ड रेक्टेंगुलर, और अगर डी हम बात करें तो दिस इज हेक्सागोनल लैटिस, जो हमने अभी ग्राफीन में भी देखी थी, हेक्सागोनल लैटिस। एंड द ऑप्शन डी इज आवर ऑब्लिक। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, A = B एंड गामा इज 90 डिग्री। ठीक है, इसमें भी सेम, A इज नॉट इक्वल टू B बट गामा इज 90 डिग्री। और सेंटर्ड में क्या होता है, A इज नॉट इक्वल टू B बट गामा इज अगेन 90 डिग्री। और यहाँ होता है A = B एंड गामा इज 120 डिग्री। और यहाँ ना तो A = B होता है और गामा की भी कोई भी वैल्यू होती है, एनी वैल्यू। ये सबसे ज्यादा डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सेम हम बात कर लेते हैं 3D में। 3D में अगर हम बात करें तो 3D में होते हैं 7 ब्रेविस लैटिस।
7 नहीं सॉरी 14 होते हैं, 14 ब्रेविस लैटिस। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हम बात करें, ये होता है क्यूबिक, सेकंड होता है टेट्रागोनल, एंड द थर्ड इज ऑर्थोरोम्बिक, and the fourth is rhombohedral, and the fifth one is hexagonal, and the sixth is monoclinic, and the seventh in triclinic। देखो क्यूबिक में जो पॉसिबल ब्रेविस लैटिस है वो 3 है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा इज 90 डिग्री। ठीक है, टेट्रागोनल में 2 होते हैं और इसमें जो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं वो होते हैं ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, अगेन अल्फा बीटा गामा इज 90 डिग्री। ठीक है, और अगर हम ऑर्थोरोम्बिक की बात करें तो ऑर्थोरोम्बिक में हमारे 4 होते हैं, और इसमें अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा बीटा गामा इज अगेन 90 डिग्री। तो ये जो तीनों लैटिसेस होते हैं दीज आर अवर ऑर्थोगोनल लैटिस। ठीक है, इन्हें हम अपने बोलते हैं ऑर्थोगोनल लैटिस, क्योंकि इनमें एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगेन रोम्बोहेड्रल की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगेन होते हैं 1, और इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो होते हैं हमारे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा बीटा बट नॉट इक्वल टू गामा इज 90 डिग्री। ठीक है, अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर हम हेक्सागोनल की बात करें तो इसमें भी 1 होते हैं और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। एंगल क्या होता है? अल्फा बीटा इज 90 डिग्री और गामा इज 120 डिग्री। ठीक है, मोनोक्लिनिक में अगेन 2 होते हैं और इसमें रिलेशन क्या रहता है? ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा और गामा इज 90 बट नॉट बीटा। और जो ट्राइक्लिनिक अगेन 1, सबसे डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर, A is not equal to B not equal to C and alpha not equal to beta not equal to gamma not equal to 90 degree. Most distorted structure. ठीक है, दिस वन इज मोस्ट डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर। तो ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि एक बार अगर क्वेश्चन जैसे IIT JAM 2021 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था फेज ट्रांजिशन से रिलेट करके, बेसिकली हमें वहाँ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकालना था, तो वो रिपीट हो सकता है किसी भी एग्जाम में। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए एज वेल एज जो ब्रेविस लैटिस कौन कौन से पॉसिबल हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे 2 डायमेंशन में तो अभी रिसेंट पेपर में ही आया था कि उसमें डिफरेंट शेप्स दी थी और पूछा था कि 2 डायमेंशन में कौन कौन सा पॉसिबल है। तो उसको अगर हम देखें तो उसमें जो ऑप्शंस थे, एक स्क्वायर लैटिस, एक रेक्टेंगुलर लैटिस बना हुआ था, एक हेक्सागोन बना हुआ था, एक उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ था। तो रेक्टेंगल पॉसिबल है और हेक्सागोनल पॉसिबल है, ट्रायंगल तो कभी भी नहीं बना सकते, क्योंकि ट्रायंगल हम इसलिए नहीं बना सकते, ट्रायंगल को अगर हम रिपीट करते हैं तो वहां हमें उसको फ्लिप करना पड़ता है, मतलब उसको रोटेट करना पड़ता है, तब जाके हमारा लैटिस बनता है। और जब लैटिस बनाते हैं तो वो हम ट्रांसलेशन सिमेट्री से बनाते हैं, रोटेशनल सिमेट्री से नहीं बनाते। तो इसी वजह से ट्रायंगल को हम नहीं कंसिडर कर सकते, बाकी इन सबको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने आप लोगों को सारा बता दिया है। इसमें अल्फा बीटा गामा और एबीसी क्या है ये और देख लो। देखो एबीसी जो होती है हमारी क्रिस्टल एक्सिस होती है, दिस इज ओवर ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए बी के बीच में जो एंगल होता है दिस इज गामा, बी और सी के बीच में जो होता है वो होता है अल्फा, और सी और ए के बीच में जो एंगल होता है वो होता है हमारा बीटा। इन्हें ही हम अपने बोलते हैं क्रिस्टल पैरामीटर्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो भी आपका रेसिप्रोकल लैटिस से रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू द
क्रिस्टल स्ट्रक्चर है अब आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इतना ही था इस लेक्चर में। अब एक और लेक्चर हम सॉलिड स्टेट का लेंगे, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। होप आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आएगा और जो लेक्चर्स हुए हैं वो भी काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे को एटलीस्ट एक बार इन लेक्चर्स को जरूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताए जाते हैं जो जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमसे स्किप हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ।